हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या भूचुंबकीय क्षेत्र कृत्रिम उपग्रह पर जिसकी सतह जो है वो धातु से बनी है, धारा प्रेरित करेगा, जबकि वह भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर के चारों ओर परिक्रमण करता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए किसी क्षेत्र में कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ इस तरीके से कागज के तल के अभिलंबवत अंदर जाती हुई, कुछ इस तरीके से है। इधर भी बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कुंडली ले लेते हैं इस तरीके से और इसको आगे की तरफ गति कराते हैं। यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र को इस तरीके से लिया है कि आप इधर से इधर जाएं, चाहे आप कहीं भी रहें क्षेत्र में। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दरअसल नियत है, तो यहाँ लिख देते हैं नियत है चुंबकीय क्षेत्र। तो गति कराते समय मान लीजिए v गति से आप गति कराते हैं इसको, इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई, इसको यहाँ पे लिखा जाएगा b गुणे मान लीजिए क्षेत्रफल इसका ये है वो, ये तो ये भी नियत हो जाएगा। इसका मतलब है जो यहाँ पे इसके अंदर विभव होगा, प्रेरित विभव, वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसका मान ही होता है डी फाई भागे डी टी के बराबर। फाई ही नियत है तो ई का मान शून्य हो जाएगा। जैसे ही ई का मान शून्य होगा, इसमें जो धारा है वो भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि धारा ही होता है भी भागे आर। वी ही यहाँ पे शून्य है, अर्थात विभव ही शून्य है जो कि ई से दर्शाया गया है, तो धारा भी शून्य हो गया। ये स्थिति एक है। ऐसे ही एक और स्थिति की कल्पना कीजिए, जहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र हमने चुना किसी जगह पे, जो कि दरअसल लगातार बदलता जा रहा है। अर्थात यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। इधर भी बना लेते हैं। अर्थात जब आप इधर से इधर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बदल रहा, बदल रहा। मान लीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके परिवर्तन की दर डीबी भागे dt है समय के साथ। तो यहाँ पे अब एक और कुंडली ले लेते हैं कुछ इस तरीके से आयताकार, इसको v गति से गति कराते हैं। तो यहाँ इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के साथ लगातार बदल रहा है, इसलिए फ्लक्स भी बदलेगा। फाई का मान लिखा जाएगा b गुणे एम ए। यहाँ पे क्षेत्रफल मान लीजिए बहुत छोटा है, यहाँ बोल दीजिए जो क्षेत्रफल है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ताकि हम इसमें हर एक जगह पे चुंबकीय क्षेत्र को बराबर कर सकें। जब ये छोटा होगा तो इधर की दिशा में दूरी भी कम होगा और कम चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, अथवा नगर उसको नगण्य मान सकते हैं। इसलिए बी लेकर के उसमें ए का गुणा कर देंगे तो ये फ्लक्स हो जाएगा इसमें से। अब देखिए यहाँ पे जो विभव प्रेरित होगा उसका मान दिया जा सकता है ई बराबर डी फाइव भागे डी टी, जो कि हो जाएगा ए डी बी भागे डी टी, जो कि दरअसल शून्य नहीं है। जो यहाँ पे प्रेरित विभव है वो शून्य नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे धारा जो होगा प्रेरित कुंडली के अंदर वो भी शून्य नहीं होगा। तो इस मुख्य धारा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने पृथ्वी दिखाया है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बना के रखा है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो एक उपग्रह है वो भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है। तो भूमध्य रेखा मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, इसके चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है। मतलब जो उपग्रह है वो मान लीजिए इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से वो गति कर रहा है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखें तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पूरी तरह से सममित है, पूरी तरीके से सममित है, पूरी तरीके से। इसलिए जब ये जो उपग्रह है वो भूमध्य रेखा के ऊपर से उड़ेगा तो जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव है वो नहीं होगा, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नियत है उपग्रह की गति के साथ। जिसका मतलब ये है यहाँ पे जो फ्लक्स का परिवर्तन दर है डी फाइव आगे डी टी वो शून्य है, क्योंकि फ्लक्स ही नियत हो जाएगा, फ्लक्स नियत हो जाएगा। इस अवस्था में जो यहाँ प्रेरित विभव होगा उसका मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है डी फाइव आगे डी टी। अब प्रेरित विभव ही शून्य हो गया तो धारा तो शून्य हो ही जाएगा, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अर्थात जब वो उपग्रह भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमण करेगा तो उस वक्त प्रेरित धारा शून्य होगा, क्योंकि प्रेरित विभव शून्य होगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर आप भूमध्य रेखा के ऊपर से उड़ते हो तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से सममित है चुंबकीय क्षेत्र। उसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स भी नियत हो जाता है और प्रेरित धारा हमें शून्य देखने को मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।